चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्या लॉकडाउन बढ़ेगा, इसको लेकर बात हम कर रहे हैं। लगातार इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री के साथ जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री इस वक्त बात कर रहे हैं, उनमें क्या बातें अपनी तरफ से रख सकते हैं। यूपी चलेंगे, अमितेश श्रीवास्तव से जानेंगे कि यूपी सरकार की तरफ से कौन से अहम मुद्दों पर प्रधानमंत्री से बातचीत हो रही है या हो सकती है, क्योंकि सबसे जरूरी यही है कि वो जो वहां के जो लोग हैं, वो आवाम है, वो क्या चाहती है, यूपी के लोगों की तरफ से किस प्रकार से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है और आने वाले वक्त में क्या कुछ वहां पर रियायतें दी जा सकती है। अमितेश, पहले तो यही जानेंगे कि आपसे लोग क्या चाहते हैं यूपी के। देखिए शमशेर, अगर उत्तर प्रदेश के लोगों की बात करें तो लोगों का कहना है कि लॉकडाउन की जो समय सीमा है और बढ़नी चाहिए। उसके पीछे लोगों की जो दलील है वो ये है कि लगातार जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या तादाद बढ़ती जा रही है, वो काफी चिंताजनक है और सोचने की बात है। और यही वजह है कि लोग चाहते हैं कि जो लॉकडाउन है वो बढ़े, और ताकि इस कोरोना पॉजिटिव जो मरीजों की संख्या है, जब तक ये नियंत्रण में नहीं आती तब तक ये लोग चाहते हैं कि ये जो लॉकडाउन की जो स्थिति है वो इसी तरह से बनी रहे। उसके पीछे तर्क भी है शमशेर। अगर हम देखें आगरा में, तो आगरा में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जो हालात है वो चिंताजनक है। उसके अलावा गोरखपुर में भी आज जो एक मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, उसके बाद से गोरखपुर में भी जो हड़कंप है वो मचा हुआ है। बस्ती की बात करें तो बस्ती में भी जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो बढ़ी है। संत कबीर नगर में एक ही परिवार के तमाम लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो राजधानी लखनऊ में भी जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और तमाम ऐसे लोग हैं जो सड़कों पर अभी भी निकल रहे हैं, अभी भी अपने जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आम लोगों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। तो स्थानीय जो लोग हैं उत्तर प्रदेश के, वो मान रहे हैं कि लॉकडाउन और बढ़ाया जाए ताकि इस पर प्रभावित तौर पर जो नियंत्रण है वो लग सके। दूसरी बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जब बात की थी तो उस वक्त उनकी भी राय थी कि ये लॉकडाउन की जो स्थिति है वो बढ़ाई जाए। ऐसी खबरें सामने आई थी मीडिया में सूत्रों के हवाले से। और फिलहाल शासन ने साफ तौर पर कह दिया है कि 30 जून तक कोई भी जो कार्यक्रम है जिसमें गैदरिंग होती है यानी भीड़ इकट्ठा होती है, ऐसे कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी नहीं होंगे। राज्य के लोगों से अपील की गई है कि वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि वो अपने घरों में रहें और जो भी सरकारी गाइडलाइन दिए गए हैं उनका वो अनुपालन करें। तो उत्तर प्रदेश में जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है कोरोना पॉजिटिव शमशेर, वो चिंताजनक है। और यही वजह है कि लोग चाहते हैं कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए, ऐसे खबरें आ रही हैं। यूपी के सीएम से अगर हम यूपी के सीएम की बात करें, प्रधानमंत्री के साथ जो बातचीत होनी है उसमें कई सारे ऐसे मुद्दे हो सकते हैं कि क्या इस अवधि को बढ़ा दिया जाए, तो यूपी के सीएम क्या अपनी बात रख सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरा ये कि जो पिछले दिनों गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई थी, उनके पालना को लेकर बात हो सकती है, तो किस प्रकार से उनकी पालना की जा रही है। और इसके अलावा यह भी बात हो सकती है कि जो हॉटस्पॉट वाले इलाके हैं वहां पर किस प्रकार से काम किया जाना चाहिए, और जहां पर ग्रीन जोन है क्या वहां पर लॉकडाउन को हटाया जा सकता है। बड़े सवाल है जिनके ऊपर बातचीत आज अमितेश हो सकती है क्या? बिल्कुल। और इससे पहले भी कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप देखते होंगे कि लगातार वो मीटिंग कर रहे हैं, लगातार कोरोना संकट से कैसे निपटा जाए इस पर वो पूरी अपनी टीम के साथ रणनीति और चिंतन मंथन करते रहते हैं। तो ऐसी उम्मीद ये जरूर है कि जब प्रधानमंत्री से बात होगी तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर गहनता से चिंतन मंथन विचार किया जा सकता है। उसके अलावा जो रेड जोन इलाके हैं वहां पर हालांकि वहां से तमाम जगहों से जो खबर आई है, जो हॉट स्पॉट सील किए गए थे, वहां से अच्छी खबर भी है कि वहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा नहीं हुआ है, एहतियात बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि जिन नए जिलों में कोरोना पॉजिटिव जो मरीज हैं वो आ रहे हैं, वहां तो हालात थोड़ी दिक्कत करने वाली है। और यही वजह है कि प्रशासनिक अमले के पास भी चुनौती सामने आ रही है और इससे कैसे निपटा जाए इस पर रणनीति बन रही है। लेकिन ये जरूर है कि प्रशासनिक अमले के तमाम अधिकारियों से हमारी बात हुई, उनका साफ तौर पे कहना था कि देखिए ये छोटी चुनौती नहीं है, बहुत बड़ी चुनौती है और देश के सामने एक बड़ा संकट है, प्रदेश के सामने एक बड़ा संकट है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो सावधानी ही इसका सबसे बड़ा बचाव है। सावधानी सबसे बड़ा बचाव है। और इसके अलावा जो लॉकडाउन लागू किया गया है इसको अगर जरूरत पड़े तो बढ़ाया जा सकता है, ये भी सबसे बड़ा बचाव है। बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश हमारे साथ बातचीत के लिए। चलिए, इस बीच हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर वीके शर्मा हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
और इसके अलावा आर के आर्य जी हैं, इकोनॉमिस्ट है, वो भी जुड़ चुके हैं। आर के आर्य जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर वी के शर्मा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बातचीत हो रही है। सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है, और जो कदम राज्य सरकारों की तरफ से उठाए जा रहे हैं वो कितने माकूल नजर आते हैं, ये बड़े सवाल हैं। लेकिन अगर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग क्या चाहता है, क्या होना चाहिए, और इस वक्त जो चल रहा है उससे आप लोग कितने संतुष्ट नजर आते हैं? मेरे ख्याल से जो अभी चल रहा है, लॉकडाउन के चांसेस हैं कि आगे बढ़ेगा। और जो सेंटर की तरफ से और स्टेट की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है, जो प्रयत्न किए जा रहे हैं, वो सही डायरेक्शन में है। तो आई थिंक लॉकडाउन को भी आगे और बढ़ाने की जरूरत है। अगर इसी तरह से हम कामयाब होते रहे तो वो दिन दूर नहीं, जब कोरोना की जंग से हम जीत के बाहर निकलेंगे। सबको बस अपना मनोबल बढ़ाना है और अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है, जिससे कि इस बीमारी से हम एक आत्मविश्वास के साथ पूरी तरह से लड़ाई कर सकें और हमारी जीत पक्की है। बस हमें पेशेंस रखना जरूरी है। डॉक्टर साहब, जैसे अगर हम देखते हैं कि किसी जिले से 24 घंटे में कोई मरीज नहीं आता है, 48 घंटे में नहीं आता, कई बार ये भी होता है कि 3-3, 4-4 दिन निकल जाते हैं, लेकिन अचानक से कोई वहां पर पॉजिटिव केस आ जाता है, तब चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है। तब ऐसा लगता है कि लॉकडाउन लागू जो किया गया है वो कहीं ना कहीं कारगर नजर नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है, क्या ये चिंता का कारण है, या फिर ऐसा होना लाजमी है? ऐसा हो सकता है बीच बीच में 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, लेकिन हफ्ते दिन बाद, 10 दिन बाद, अगर हफ्ता निकल जाए, 10 दिन निकल जाए, फिर कोई रिपोर्ट नहीं आती, तो फिर हम कह सकते हैं कि हम सुरक्षित हैं। आई थिंक अभी हमें लॉकडाउन को देखना पड़ेगा। जो हॉटस्पॉट है उस एरिया में तो हमें स्ट्रिक्ट रहना ही पड़ेगा, लेकिन जहाँ पे केस नहीं है वहाँ पे अगर हम सावधानी से कुछ सेवाओं को खुला रखना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं। चेक स्पॉट है जहाँ पर ज्यादा है वहाँ पे ज्यादा प्रिकॉशन रखेंगे, जहाँ पे कोई केस नहीं है वहाँ पे हम थोड़ा सा रिलैक्सिंग एटीट्यूड भी रख सकते हैं। वो अपना सब कुछ एक दूसरे के साथ सहयोग से ही पॉसिबल होएगा। ठीक है, आपके पास आऊंगा वीके शर्मा जी। आर के आर्य जी से पूछ लेते हैं। आर के आर्य जी, आर्थिक संकट तो बड़ा हो गया है, केवल भारत की बात नहीं, दुनिया के तमाम बड़े देश हैं या छोटे देश हैं, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और इससे निपटने के लिए छोटे छोटे कदम उठाए जाने की बात हो रही है। जैसे पिछले दिनों हमने देखा कि केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी करने की बात होती है, कुछ दुकानें खोलने की बात होती है। तो क्या ऐसे छोटे छोटे कदमों से हम धीरे धीरे पटरी पर आ सकते हैं, या फिर फिलहाल जो माहौल बना हुआ है उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है? अभी जहां तक केसेस की बात है कि एवरी डे जो है स्क्रीनिंग और टेस्टिंग की जो क्वांटिटी है वो बढ़ाई जा रही है, और 180 कंटेनमेंट जोन से अभी लगभग 76 कंटेनमेंट जोन है। और कंटेनमेंट जोन का भी मतलब क्या है कि अगर पूरी की पूरी पॉकेट है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर सावधानियां जो है बढ़ती जा रही हैं। अहमदाबाद, मुंबई, इंदौर, महाराष्ट्र में आपका पुणे, थाने भी है। तो इस तरह के 76 जो है हॉटस्पॉट्स है जहां पर केसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और वहां पर जो हेल्थ फैसिलिटीज है उसको तैनात किया हुआ है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी स्ट्रांग है। अब सवाल ये रहता है कि 3 मई के बाद लॉकडाउन एक्सटेंड हो सकता है या नहीं। 3 मई के बाद जनरल लॉकडाउन एक्सटेंड नहीं हो सकता। उसकी रीजन ये है कि जो इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हैं उनके इनसॉल्वेंसीज के इश्यूज आ रहे हैं। जब कभी आप काम नहीं करते, कैश जनरेट नहीं करते, तो आपकी लायबिलिटी बढ़ती चली जा रही है। उसके साथ वर्कर्स को भी पे करने का कोई साधन नहीं है। काफी लोग ये कह रहे हैं कि सरकार इनको क्यों नहीं दे देती, उनको क्यों नहीं दे देती। इस सरकार के या किसी भी छोटी सरकार के, छोटी कंट्री के साइज की सरकार के, यूनाइटेड स्टेट्स हो या जर्मनी हो, वो डिफरेंट टाइप की सिचुएशंस है वहां पर। यहाँ पर सरकार एक्स्ट्रा लिक्विडिटी नहीं दे सकती। ये एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है, उसकी चर्चा करने की बात नहीं है। इसीलिए सरकार जो है वर्कर्स को काम के माध्यम से ही कैश जनरेट करवाएगी, और 3 मई के बाद ये उतना लॉकडाउन नहीं रहेगा। परंतु जहां जहां पर सरकार के पास स्पेस है वो कर दिया गया है ऑलरेडी। जीएसटी जो है
6 महीने के लिए टाल दिया गया है। जो हॉस्पिटैलिटी है, टूरिज्म सेक्टर है, इस तरह से, और रीपेमेंट ऑलरेडी 3 महीने के लिए थ्रू आउट इंडिया पोस्टपोन कर दी गई है जी। इसका मतलब ये है कि बैंकिंग सेक्टर ऑलरेडी रेडी है और बैंकिंग सेक्टर को बड़ी कंपनीज में देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती है, क्योंकि उनके पास कोलेटरल ज्यादा होता है, इसलिए बैंकिंग सेक्टर उनको देता है लोन। जहां तक छोटे तबके के इंडस्ट्रीज हैं जो रफली 95% से ऊपर हैं और वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है और वो बैंकिंग सेक्टर से बाहर हैं, क्योंकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन पुअर है, उनके एसेट्स की क्वालिटी पुअर है, और जो वर्कर्स है वो भी प्रोविडेंट फंड से बाहर है और ईएसआई से भी बाहर है, उनके लिए बैंक कभी भी कुछ नहीं देगा। इसीलिए अपना काम करो और अपना कमाओ, कैश जनरेट करो जी। ये कारण जो है सरकार को परेशान कर रहे हैं कि वर्कर्स को कैसे सेटल किया जाए। बिल्कुल, ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा आर जिस पर भी मैं आपसे बातचीत करूंगा कि इतनी तादाद में वो लोग हैं जिनके लिए जो है पैसा जनरेट होना बहुत बड़ी समस्या है। इसको लेकर बात करेंगे, इसको लेकर सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं पृथ्वीराज के पास चलूंगा, पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पृथ्वीराज जी, आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। पृथ्वीराज जी, आपसे अगर मैं जानना चाहूं, जो फिलहाल स्थिति है लॉकडाउन को बढ़ाने को लेकर अगर हम चर्चा करें तो आपको क्या लगता है, इसको बढ़ाया जा सकता है, और अगर बढ़ाया जाएगा तो किस तरीके से इसको बढ़ाया जा सकता है? देखिए, मैं 3 मई के बाद लॉकडाउन को बढ़ाने के पक्ष में नहीं हूँ। उसका कारण ये है कि इस देश के जो गरीब मजदूर और जो गांव में रहने वाले हमारे साथी हैं, लोग हैं, वो काम से महरूम हैं, बेरोजगार हैं, और टीवी पर तो और खबरों में तो और अखबारों में तो ये दिखाया नहीं जा रहा है कि किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं, क्योंकि गांव से हमारा संपर्क है, हम गांव के रहने वाले हैं, कि लोग किस प्रकार अपना जीवन यापन आज की परिस्थिति में कर रहे हैं। तो ये सरकार को इस विषय में सोच समझकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। और कब तक ये लोग जो है सरकार की उस पर जीते रहेंगे, सरकार के दिए हुए अनाज पर जीते रहेंगे, खाना खाते रहेंगे मांग मांग कर इधर उधर से। काम की जरूरत है इस वक्त लोगों को, और धीरे धीरे इसको सारे भारत को धीरे धीरे जो व्यापार है भारत का और दूसरे जो एक्टिविटीज है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, आर्थिक जो गतिविधियां हैं, वो चालू होनी चाहिए और लोगों को काम मिलना चाहिए। और ये लॉकडाउन 3 मई के बाद नहीं बढ़ना चाहिए मेरे साथ। लेकिन जो बहुत ज्यादा ऐसे इलाके हैं जिनमें संक्रमण का खतरा अभी भी बहुत ज्यादा है, आगे भी ज्यादा हो सकता है, तो क्या उन जगहों पर लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है? हॉटस्पॉट इलाके हैं, उनको ही बहुत ज्यादा जो है निगरानी रखने की जरूरत है। ये बात आपकी सही है कि जैसे कल मैं एक एनालिसिस देख रहा था कि जो कोरोना वायरस अफेक्टेड एरियाज की जो परसेंटेज है भारतवर्ष में, वो जो 5 अर्बन सेंटर्स हैं हमारे, दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, अहमदाबाद है, जयपुर है, इसमें 40% है। तो इस तरह के जो हॉटस्पॉट हैं जहां पर बहुत ज्यादा कोरोना वायरस का जो संक्रमण है बढ़ रहा है, उनको तो थोड़ा उन पे मॉनिटरिंग की जा सकती है, लॉकडाउन में भी रखा जा सकता है, कुछ आर्थिक गतिविधियां वहां पर सीमित रूप में शुरू की जा सकती हैं। लेकिन जो पूरे भारतवर्ष में हर चीज बंद कर दी गई है, रेल यातायात चालू नहीं है, लोग अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, बहुत सी समस्याएं हैं, तो एकदम से हर आर्थिक गतिविधि को बंद कर देना, आवाजाही को बंद कर देना, ट्रांसपोर्टेशन को बंद कर देना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इससे ये भी साबित होता है कि पिछले 70 वर्ष में हमारे देश में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं इतनी उत्तम दर्जे की नहीं हो पाई हैं। हम डर के मारे जो है वो लॉकडाउन को बढ़ाते चले जा रहे हैं। इतना डर क्यों है? इस देश के अंदर तो खांसी, जुकाम, बुखार, वायरल, डेंगू, मलेरिया और न जाने क्या क्या तपेदिक बीमारियां तो आम लोगों को, ये तो आम बात है, लोग मरते ही रहते हैं हर साल। तो ये कोई कोरोना वायरस जो है ये थोड़ी सी अर्बन सेंटर्स में ज्यादा है
तो हमारी आर्थिक गतिविधियां शुरू होनी चाहिए, देश को लेकिन दोबारा पृथ्वीराज जी सबसे ज्यादा पटरी पर लाने की जरूरत है। आर्थिक 3 तारीख गतिविधि के है, बाद लॉकडाउन के बढ़ाने के मैं पक्ष में नहीं। आर्थिक गतिविधियां भी इन्हीं 4-5 जगहों पर सबसे ज्यादा हैं जहां पर कोरोना संक्रमण का खतरा है। तो यहाँ पर अगर इस प्रकार की चीजें शुरू होती हैं तो संक्रमण और ज्यादा बढ़ सकता है और पुलिस प्रशासन के सामने भी एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। नहीं, मुझे लगता है कि हमारे देश के लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, इस अर्बन सेंटर्स में रहते हैं, वो भी कोरोना वायरस से किस प्रकार प्रतिदिन जूझना चाहिए, किस प्रकार हाथ धोकर और काम करना चाहिए, सफाई रखनी चाहिए, फलों को किस प्रकार रखना चाहिए, हाथ जो है नाक कान पे आंख पे नहीं लगने चाहिए। लोग सीख गए हैं काफी हद तक इससे जूझना, और डिस्टेंस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके हम अपना काम चला सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और इसकी जो मॉर्टेलिटी रेट है वो भी कोई ज्यादा हमारे देश में है नहीं, 1 मिलियन में कोई 0.4% या 0.5% है, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, ज्यादा चिंता की बात नहीं है। जी डॉक्टर वीके शर्मा जी, जो बात पृथ्वीराज जी कह रहे हैं कि ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये भी देखा गया है कि बहुत ज्यादा जहां जहां पर खुद डॉक्टर इलाज कर रहे हैं वो भी इससे संक्रमित हो रहे हैं, जहां पर कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं, तो इतनी सारी एहतियात बरतने के बाद भी वो लोग संक्रमित हो रहे हैं। अगर हम जैसे लोग जो घरों में रहते हैं या फिर अपने काम के लिए, जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकलते हैं, तो हमारे पास तो सिर्फ या तो मास्क होता है या ग्लव्स होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। तो क्या हमें भी उतना खतरा नहीं है क्या जितना डॉक्टर्स का? क्योंकि डॉक्टर्स पूरी तरीके से किट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्लव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, सारी चीज उनके पास है, लेकिन वो भी संक्रमित हो रहे हैं। देखिए, जो ये वायरस है इसका संक्रामक जो रेट है बहुत हाई है, वेरी हाईली इन्फेक्टिव जी। अगर हम इसके कांटेक्ट में डायरेक्ट आते हैं तो कितना भी हम पीपीई किट यूज करते हैं, कितने प्रोटेक्शन लेते हैं, उसके बावजूद आप देखो इवन नॉट इन इंडिया, बाहर यूएसए में देखो डॉक्टर फिर भी इसके प्रभाव में आ रहे हैं हम। तो जो हम डेली लाइफ में जो सिंपल मास्क लेते हैं इसका बहुत ज्यादा रोल नहीं है। ये मास्क केवल उन्हीं लोगों के लिए जिनको खुद इन्फेक्शन है, वो अपना ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बाहर ना डालें जिससे दूसरों को स्प्रेड ना हो। बट इसकी प्रोटेक्शन रेट कोई बहुत ज्यादा हाई नहीं है। हमें सोशल डिस्टेंस ही मेंटेन करनी पड़ेगी, वही एकमात्र आज के दिन इसका एक इलाज है। अभी तक ना हमारे पास कोई मेडिसिन है ना कोई वैक्सीन है टुडे। तो हमें जितना हो सकता है थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके ही काम करना पड़ेगा आगे, तभी हम कुछ इससे दूर रह सकते हैं। और हॉटस्पॉट जहाँ जहाँ है वहाँ पे प्रॉपर प्रिकॉशन तो एक्स्ट्रा लेनी ही लेनी पड़ेगी। और जब तक ये प्रॉपर हम इसका कुछ मेडिसिन या कोई इंजेक्शन नहीं कर पाते हैं, प्रिवेंशन का कोई मेथड स्ट्रॉन्ग नहीं आ पाता है ट्रीटमेंट का, तब तक हमें अपनी पूरी प्रिकॉशन ही लेनी पड़ेगी। दैट इज द ओनली वे वी आर हैविंग। डॉक्टर साहब, एक चर्चा हम लगातार करते हैं कि जब से कोरोना संक्रमण आया है धीरे धीरे इसका प्रसार हो रहा, माफ कीजिए, इस फैलाव के चलते लोगों की लाइफस्टाइल बदली है। और ऐसा भी संभव हो रहा है कि ये जो लाइफस्टाइल में बदलाव है ये हमें काफी समय तक इसी प्रकार से करने पड़ सकते हैं, क्योंकि भरोसा नहीं कर सकते कि अगर एक संक्रमित मरीज अगर मान लो हिंदुस्तान में पहली बार आया होगा, उसके बाद देखो हजारों लोग हो गए हैं और इतना जल्दी खत्म होने की बात भी नहीं हो रही, क्योंकि कोई वैक्सीनेशन को लेकर अभी कोई नहीं कह सकता, दावा नहीं कर सकते कि सब कुछ तैयार हो गया है। बिल्कुल। तो ऐसे में ये है कि हमारा फ्यूचर में इस कोविड-19 के कारण बहुत कुछ लाइफस्टाइल में चेंज आने वाला है। जो हमारे मैरिज के फंक्शंस थे या डिफरेंट फंक्शंस थे, वहाँ पर आप देखो गैदरिंग बहुत कम होती जाएगी। और आने वाला टाइम जो हमारा होता है वो होएगा, वो इस तरह से होगा जहाँ पे क्राउड बिल्कुल मिनिमल से मिनिमल होगी, 10-20% की क्राउड होगी। तो हमारी लाइफ में इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म रहेगा और वो पक्का है और वो हमें करना ही पड़ेगा। अगर वो चीज अगर हम नहीं करते हैं तो लेटर ऑन ये ना हो कि इसका दोबारा हमें सेकंड स्पाइक देखने को ना मिले। तो हमें अपने लाइफस्टाइल में ऑफ कोर्स चेंज तो करना ही पड़ेगा। आरके जी, आपसे पूछूं कि जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास काम नहीं है, और ऐसे लोगों का आपने भी चर्चा की कि तादाद की बात कर लें तो ऐसे लोगों की तादाद करोड़ों में है, तो ये भी एक चुनौती है। और जैसे काम करने का जो स्टाइल है वो भी बदलेगा, कंपनियों के काम करने के तरीके बदलेंगे, वर्क फ्रॉम होम की जो स्थिति है वो ज्यादा आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती है, और एक ही स्पोर्ट के ऊपर ज्यादा लोग काम नहीं करेंगे। छोटे छोटे उद्योगों का भी जो कहीं ना कहीं यहाँ पर उत्पत्ति होने की संभावना बढ़ सकती है, ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, जो अगर पिंक इकोनॉमी की बात करते हैं, जो व्हाइट कॉलर जॉब्स है वो खाली 10 से 12% है। अभी भी शहरों के अंदर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, पर बेसिकली इंडिया जो है ब्लू कॉलर इकोनॉमी है, अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी है। रफली 76% जो प्रोडक्शन है
30 सिटीज से जनरेट होती है जी। ये जो पुणे, बड़ौदा, सूरत, जयपुर, हम ये सब सिटीज देख रहे हैं, ये वही सिटीज है जहां पे वर्कर्स ओवरलोडेड है और उनमें डिस्टेंसिंग नहीं है। तो उसके चलते आपको कब पता चलेगा कि आप सिम्टोमेटिक कैरियर है या सिम्टोमेटिक कैरियर है? तो जब कोई भी वर्कर काम करके घर जाएगा, आल्दो उसकी एज 50 से कम है और मोर्टेलिटी रेट अभी भी इसका 3.2% है, 0.4% नहीं है। आप जितनी डेथ हुई उसको डिनोमिनेटर से टोटल नंबर ऑफ केसेस जो आए हैं 27,900 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 आएगा, तो 3.2 आएगा। और जो 60 से अबव है उनकी मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है, 6.2 है। और कोरोना वायरस जो है फ्लू वायरस की तरह नहीं है, ये एक डेडली वायरस है और जो स्ट्रेन बदलता है और जिसकी वजह से जो किडनीज, हार्ट, ये सब वाइटल ऑर्गन मल्टीपल फेलियर होके ही डेथ होती है। तो इसलिए इसको सिंपल में हम नहीं ले सकते। और जहां तक आप कह रहे हैं कि डॉक्टर्स वगैरह को कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि पीपीई की कॉस्ट ही ऑलरेडी बहुत ज्यादा है पर्सनल इक्विपमेंट की, तो वो ना तो अफोर्ड हो सकती है यूएस की तरह और ना इसको पॉसिबल है कि हर हेल्थ वर्कर वो लगा ले। और दूसरा, जो इंदौर में 1-2 डॉक्टर्स की डेथ हो गई, उसको ये आइडिया नहीं रहा कि किस तरह से इसको हैंडल करना है, तो वो प्रॉब्लम हेल्थ वर्कर्स को भी आ रही है। मैंने सिर्फ उसका जवाब दिया है। परंतु जब तक वर्कर्स, जितने वर्कर्स ज्यादा जाएंगे फैक्ट्री में, तभी आउटपुट आएगी, तभी इकोनॉमी ग्रो करेगी। और जो रूरल से अर्बन जा रहे हैं और अर्बन से रूरल जा रहे हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट तो बंद किया हुआ है, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा। अगर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाते हैं या रूरल से अर्बन में जाते हैं, अर्बन से रूरल जाते हैं, तब भी कॉन्ट्रैक्ट होने का खतरा है उसका। तो 40% तक जो है लॉकडाउन के बाद इंडस्ट्रीज चालू की जा सकती है। उन इंडस्ट्रीज और उन एरियाज, ग्रीन जोन को आइडेंटिफाई किया जा रहा है जहां पर वर्कर समझदार हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है। यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा क्या है कि अनहाइजीनिक कंडीशन, स्लम है। यही दिल्ली के अंदर क्यों बढ़ा हुआ है? क्योंकि 43% स्लम है, जो अनहॉस्पिटेबल एरियाज होते हैं उनको स्लम बोलते हैं। सिमिलरली आप धारावी के अंदर देख लीजिए कि डेली जो केसेस है 80-90 के आसपास आ रहे हैं और डेथ भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और एक बार कंटेजियस ये हो जाता है तो उस केस में आपकी डिपेंड करती है कि आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं या सिंपल क्वारंटाइन में जाते हैं। अगर केस क्रिटिकल हो जाता है तो हमारे हॉस्पिटल उस तरह से इक्विप्ड नहीं है कि वो इतनी भीड़ को झेल लेंगे। उतने वेंटिलेटर्स नहीं है, उतना स्टाफ नहीं है, उतने डॉक्टर्स नहीं है। इसीलिए दोनों के बीच में किस तरह से बैलेंस बनाना है लाइव्स और लाइवलीहुड का, वो एक फिक्स डिसीजन होगा जो वर्केबल भी होगा, डूएबल होगा। अभी मुझे लगता है कि आज जो मीटिंग चल रही है प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स की, उसमें ये फ्रीडम दे सकते हैं कि जो जो चीजें आपको ठीक लगती है उसको आप खोल लीजिए, जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी फास्ट हो सकती है। और रिस्क जो है, लाइफ का जो रिस्क है या हॉस्पिटल्स में क्राउडिंग करने का रिस्क है, क्योंकि हॉस्पिटल्स एक बार क्राउड हुए तो एक्सपेंडिचर क्या कुछ भी होगा, हॉस्पिटल्स को क्लोज करना पड़ेगा। इसीलिए कोरोना वायरस को सस्ते में लेना, इसकी स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, म्यूटेशन बहुत फास्ट है, जिसको कंट्रोल करना एक बार आपने इनहेल कर लिया, और पर्टिकुलरली जो वीक व्यक्ति होगा उसके लिए बड़ी भारी समस्या हो सकती है। अभी बॉम्बे के अंदर 34 साल बंदे शेफ की भी डेथ हुई है और 13 साल के बच्चे की भी डेथ हुई है। तो ये जरूरी नहीं है कि 60 इयर्स के अबव जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, कहां पर आपको लेवल डाउन है आपका एंटीबॉडीज का,
और एंटीबॉडीज टेस्ट पे भी काफी कॉस्टली होने की वजह से उतने नहीं हो रहे। मैं आपको बता रहा हूँ, खाली पीसीआर टेस्ट हो रहे हैं, एंटीबॉडीज टेस्ट काफी एक्सपेंसिव है और वो फिजिबल भी नहीं है। अभी जो किट्स आई है वो भी फॉल्टी थी, तो कहीं ना कहीं वीकनेस जो है हेल्थ सिस्टम में थी ही। जी। और हेल्थ सिस्टम इतना इलेबोरेट नहीं किया जा सकता जहां पर कैपिटा इनकम बहुत लो हो, जहां पे पॉवर्टी बहुत हाई हो। हेल्थ सिस्टम भी अपने आप नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि ह्यूमन कैपेसिटी यहाँ पर जनरेट करने की, आउटपुट करने की, जहां पे आलस और प्रमाद हो, जहां पर रिश्वतखोरी हो, वहां पर डेवलपमेंट भी करना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल काम है और इससे निपटना और भी ज्यादा मुश्किल काम है। बहुत बहुत शुक्रिया आरके आर्य जी, हमारे साथ आप जुड़े, और उसके साथ डॉक्टर वीके शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। पृथ्वीराज जी, पूर्व डीजी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत आभार। हम चर्चा इसी बात को लेकर कि क्या लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ाया जा सकता है, तो चर्चा में ये बात निकलकर सामने आई कि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उन इलाकों में जहां पर बहुत ज्यादा इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। और यह भी हो सकता है कि राज्य सरकारों पर छूट दिया जाए कि आप अपने आप को कहां पर ये मानते हो कि कंफर्टेबल जोन में है, उस जोन के लिहाज से आप काम करवा सकते हो, चाहे वो फैक्ट्रियों की बात कर लें या फिर छोटे मोटे जो कारखाने उद्योग चलते हैं उनकी बात करें, या फिर ग्रामीण स्तर पर जो लघु उद्योगों की बात हो रही है वहां पर काम शुरू हो सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण यही रहेगा कि राज्य सरकारों पर ये बात छोड़ी जा सकती है और वो फिर अपने हिसाब से क्या डिसीजन लेती है। अगर राज्य सरकारों की तरफ से कह दिया जाता है कि हम तो लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं, तो हो सकता है कि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया जाए, लेकिन अभी तक ज्यादा संभावना यही बन रही है कि लॉकडाउन को उस तरीके से शायद फॉलो ना करवाया जाए जिस तरीके से अब तक चला आ रहा था। देखना होगा कि आज की इस मीटिंग में क्या निकलकर सामने आता है और उसके बाद ही कहीं ना कहीं इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि क्या 3 तारीख के बाद पूरे देश में जनरल लॉकडाउन होगा या फिर राज्य सरकारें अपने हिसाब से डिसीजन लेंगी। फिलहाल इस खास चर्चा में इतने, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।